करने की अद्भुत ताकत है। जैसे ही लेबर पेन शुरू हुआ, अगर कोई भी मां 15 मिलीलीटर गोबर का रस पी ले, बच्चा सहज रूप में बाहर निकलता है। ना हो दूसरा डोज ले लो 15 से 20 मिनट के अंतराल पर, फिर भी ना हो तीसरा डोज ले लो। तीसरा डोज में तो बच्चा बाहर ही निकलता है। 100 से ज्यादा जो ऐसी बहनों पर जो ट्रायल हुआ, उसमें से लगभग ज्यादातर बहनों ने गोबर का रस ही पिया था, और कुछ ही ऐसी बहनें थी जिनको तीसरा डोज देना पड़ा हमें। दूसरे डोज में ही बच्चा बाहर निकल गया। बच्चा गर्भ से बाहर निकले, इसमें सबसे जो उत्तम औषध है वह भारतीय नस्ल की गाय के गोबर का रस। गोबर का रस कैसे निकालेंगे? तो गैया जब गोबर देती है तब ये विचार कर लेना पहले, जो सूत्र मैंने पहले बताया है कि किस गाय के गोबर, किस गाय का मूत्र आप औषध में ले सकते हो, किस गाय का गोबर औषध में ले सकते हो, उस सूत्र को याद करो। और उस सूत्र के मुकाबले जो गाय सटीक बैठे, उस गैया का गोबर ले लो। उसमें घर में जो बिल्कुल साफ सुथरा जो सूती का कपड़ा है, गोबर में लपेट दीजिए, और लपेटने के बाद उस कपड़े को निचोड़ लो, उसमें से रस निकल जाएगा। 15 ml का अर्थ होता है अधिक से अधिक 2 या 3 चम्मच आप पिलाइए। ना हो 15 से 20 मिनट के अंतराल पर दूसरा डोज दीजिए, ना हो तीसरा डोज दे दो। आज तक चौथा डोज देने की नौबत नहीं आई। 400 से ज्यादा माताओं का जो प्रसव, नैसर्गिक प्रसव है, वह हमारे चिकित्सालय ने कराया है, और उसमें से कभी भी चौथा डोज देने की हमें जरूरत नहीं पड़ी है। तीसरे डोज में ही बच्चा निकला है, जबकि अस्पतालों ने कहा था कि बिना सर्जरी के बच्चा बाहर नहीं निकल सकता। योनि द्वार इतना संकुचित है, सिकुड़ा हुआ है कि बिना ऑपरेशन के, सर्जरी के बच्चा नहीं निकलेगा, और वह बच्चा गोबर रस से सहज रूप में बाहर निकला है। कई बहनों ने तो हंसते हंसते, बातचीत करते करते बच्चे को जन्म दिया है। इतना सहज होता है ये। तो ये संक्षिप्त में कुछ बातें मैंने आपके सामने रखी है वाघ भट्ट जी के गर्भ संस्कार का। इसमें अगर विस्तार रूप से अगर पढ़ना है आपको, 52 से ज्यादा फॉर्मुलेशंस हैं इस अध्याय में। इसको आप बारीकी से पढ़िए, और जब कोई सूत्र अगर आपको समझ में ना आए, तब आप मुझे जो है मेरे वेबसाइट के कमेंट बॉक्स में पूछ लो, आप उसका विश्लेषण मैं आपको बता दूंगा। ना समझ में आए तब। हाँ, 52 सूत्र हैं, और इसको अपने जीवन में उतार लो आप। आपके मन में जैसी कल्पना होगी, जिस प्रकार के बच्चे की कल्पना होगी, वही बच्चा आपके गर्भ में आने वाला है। इतना अद्भुत है ये। तो गर्भ संस्कार पर इतनी ही बात, और आगे जब बच्चा बाहर निकल जाए तब क्या करना। तो कल जो अमृत का फार्मूला मैंने बताया है, इस फार्मूला को बच्चे पर लगा देना। बच्चा जैसे ही गर्भ से बाहर निकलता है, आप 5 गव्यों को 1-1 चम्मच एक बाटकी में रखिए, फिर शहद रखिए। अगर दिन का समय है तो मंथन के बाद धूप में रखना, और अगर रात्रि का समय है तो धीमी आंच पर उसको पकाना, और उसमें से 3 बूंद, केवल 3 बूंद बच्चे के जीभ पर मां के दूध के पहले दे दो। बच्चा गर्भ से निकला, उसकी सफाई हो गई, तैयार हुआ, पोंछ लिया, मुंह खोलिए, और उस बच्चे के जीभ पर ये 3 बूंद अमृत डाल दो, और शेष बचा हुआ अमृत मां को पिला दो। अगर यह क्रिया आपने 6 दिन भी कर ली, इस बच्चे को किसी भी वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी।
किसी भी तरह के एंटीबायोटिक ड्रॉप्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिन 100 बच्चों पर क्लिनिकल ट्रायल हमने किया है, इसमें से किसी भी बच्चे को ना तो कोई एंटीबायोटिक ड्रॉप दिया गया है और ना ही किसी बच्चे को कोई वैक्सीनेशंस लगा है। यह 3 बूंद अगर बच्चे के मुख पर चल जाए तो उसके शरीर में 3 घंटे के अंदर अद्भुत ताकत उत्पन्न होती है और वह ताकत उस बच्चे को तैयार करता है नए वायुमंडल से लड़ने की, नए भूगोल में जीने की, नए तरह का जल पीना, नए तरह का वायु पीना, मां का दूध पीना। ये सारे गुण 3 घंटे के अंदर उस बच्चे के, माफ करना, उस बच्चे के शरीर में पैदा होता है। और अगर इसके जगह अगर आपने एंटीबायोटिक के कुछ वैक्सीनेशन अगर लगवा दिए तो यह 3 घंटे में जो उस बच्चे के शरीर में प्रतिरोधक क्षमता नैसर्गिक रूप से तैयार होना है, उसकी हत्या हो जाती है। और वह बच्चा जब बड़ा होता है तब कई बीमारियों का शिकार होता है। वह वायुमंडल के किसी भी परजीवी को झेल नहीं सकता। किसी भी तरह का उथल पुथल हो जाए पृथ्वी में, उसको वह झेल नहीं सकता। तो मैं तो निवेदन करूंगा कि संभव अगर है आपके जीवन में तो नैसर्गिक रूप से जो है मां बनिए, बच्चे को जन्म दीजिए। जो कुछ भी वैक्सीनेशंस दिए जा रहे हैं इस राष्ट्र में, वह मेरी दृष्टि में कतई एक भी सुरक्षित नहीं है। एक कड़वी बात है, शायद आप झेल ना सको। मेरे पास 100 से ज्यादा ऐसे बच्चों की लिस्ट है जो विकलांग हैं और उनको पोलियो की सारी ड्रॉप्स दी गई थी। यह आंकड़ा मेरे मन में संदेह पैदा करता है पोलियो ड्रॉप्स के प्रति। सरकार से मैंने कई बार पूछा है कि इसमें क्या है, इसका क्या समीकरण है। भारत के सम्माननीय संविधान ने एक अधिकार हमें दिया है कि हमारे शरीर में अगर कोई डॉक्टर, चिकित्सक या वैद्य अगर कोई चीज दे रहा है इंजेक्शन के रूप में या मुख में औषध के रूप में, पूछने का अधिकार इस सम्माननीय संविधान ने हमें दिया है। और उस अधिकार के तहत जब भी मैंने पूछा है सरकार से कि इस पोलियो ड्रॉप में क्या है, सरकार चुप रही है। आज तक सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। सरकार का मौन रहना संदेह हमें उत्पन्न करता है। इसलिए मैं राष्ट्र की माताओं से निवेदन करता हूं कि जागो। और पुराने भारत में जिस तरह से हमारे राष्ट्र की बहनें गर्भ धारण करती थी, एक अच्छे पुरुषार्थी बच्चे को जन्म देती थी, ऐसी परिकल्पना करो और तभी इस राष्ट्र को अच्छे लोग मिलेंगे। इस राष्ट्र को वीर बच्चे मिलेंगे, पुरुषार्थी मिलेंगे। इस राष्ट्र को अच्छे संत मिल पाएंगे। इस राष्ट्र को अच्छे वैज्ञानिक मिल पाएंगे। इस राष्ट्र को अच्छे राष्ट्राध्यक्ष मिल पाएंगे। यह सारा कुछ हमारे राष्ट्र की माताओं के हाथ में है। इसलिए माताओं को सचेत होना बहुत जरूरी है। और आज का जो संवाद है, अब बीमारियों पर चलता हूं मैं। तो अगर आपने लिख रखा है तो आप हमें दे दो, कौन कौन सी बीमारियों पर हमें बात करनी है। चलो ठीक है। पहला सवाल है मधुमेह। मोरबी में मधुमेह की बीमारी बहुत अधिक है। इसका एक कारण तो आपको हमने बताया है कि मधुमेह होता क्यों है। मधुमेह गेहूं खाने से होता है। तो मोरबी के लोग तो मुझे लगता है कि 99% गेहूं खाने वाले हैं। तो अगर इस मधुमेह से बचना है या हो गया तो मधुमेह खत्म करना है, पाल पोस कर नहीं रखना। देखो, बीमारी पाल पोस कर रखने के लिए नहीं होता और किसी भी बीमारी के लिए औषध उसको पालने पोषने के लिए नहीं होता, बल्कि उसको निपटाने के लिए होता है। तो डायबिटीज से अगर बच के रहना है या डायबिटीज से लड़ना है, शरीर से खत्म करना है, तो मैं निवेदन करता हूं गेहूं खाना बंद कर दो। क्यों बंद करो? गेहूं में क्या ऐसी बुराई है? आप सवाल पूछोगे, गेहूं में क्या ऐसी बुराई है? मैं तो बचपन से खा रही हूं।
गेहूं में बुराई है। गेहूं में बुराई है क्योंकि गेहूं के पास सबसे ज्यादा मेद है। जो 3 ऊर्जाओं का विज्ञान जो मैंने आपसे संवाद में बताया था क्षीर सागर के मंथन के दिन, कि दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं उन वस्तुओं में 3 ऊर्जाएं होती है, ब्रह्म ऊर्जा, विष्णु ऊर्जा और शिव ऊर्जा। ब्रह्म ऊर्जा उस शरीर, उस अनाज की अंकुरण शक्ति है। विष्णु ऊर्जा उस अनाज का शरीर है, गुदा है। और शिव ऊर्जा उस अनाज का छिलका है। गेहूं के ऊपर जो पतला परत है, छिलका है, वह गेहूं का शिवत्व है, शिव तत्व है। उस अनाज की सुरक्षा करने वाला अंग है और वह सबसे पतला है, कमजोर है। गेहूं का छिलका कितना पतला होता है, आप छिलके नहीं निकाल सकते, इतना पतला होता है। यानी गेहूं सबसे ज्यादा असुरक्षित अनाज है। जिस अनाज के छिलके जितने पतले हों, जिस सब्जी का छिलका जितना पतला हो, जिस फल का छिलका जितना पतला हो, उसमें सबसे कम शिवत्व होता है। गेहूं का छिलका बहुत पतला होता है, उसमें सुरक्षात्मक ऊर्जाएं कम होती हैं, इसलिए गेहूं खाने वाला व्यक्ति कम सुरक्षित होता है, बीमारियां ज्यादा लगती है। गुदा अधिक होता है, इसलिए गेहूं खाने से शरीर का मेद बढ़ता है। तो गेहूं खाने वाले जितने भी प्रदेश हैं देख लो आप, पंजाब सबसे ज्यादा मोटे लोग वहां हैं, हरियाणा मोटापा की कोई कमी नहीं है, आपका गुजरात मोटापे की कोई कमी नहीं है, राजस्थान चले जाओ मोटापे की कोई कमी नहीं है। तो गेहूं खाओगे तो जैसा गेहूं है वैसा बनोगे। गेहूं का शरीर कैसा है, उसका छिलका बहुत कमजोर है, तो वह हमें भी कमजोर करता है। गेहूं खाने से बचिए। और गेहूं अगर छोड़ दो तो खाने के लिए जौ है। जौ का छिलका कितना मोटा होता है, छिलके के ऊपर छिलका और उसके ऊपर छिलका। हाँ, तो जौ के पास शिवत्व बहुत ज्यादा है, सुरक्षात्मक ऊर्जा सबसे ज्यादा अगर किसी अनाज में है तो जौ के पास है। इसलिए गेहूं के पहले का भारत जौ की रोटी खाता था, गेहूं नहीं था हमारे देश में। गेहूं तो जौ का बिगड़ा हुआ रूप है, विकृत रूप है। तो अगर आपको रोटी ही खानी है गेहूं जैसी, तो जौ का खाइए ना, आया हुआ डायबिटीज भाग जाएगा। शिवत्व तो बहुत है। शिव इस शरीर के सभी अंगों की सुरक्षा करने वाली ऊर्जा है और इन अंगों की बनावट विष्णु के पास है और चेतना ब्रह्म के पास है। तो गेहूं से बचिए। डायबिटीज से बचना है तो दूसरा क्या है, चीनी से बचिए। हाँ, चीनी के बारे में आपसे चर्चा की है हमने। एक ही गन्ना, उस गन्ने से यूरोप ने चीनी बनाया और उसी गन्ने से भारत ने गुड़ बनाया। गुड़ खाओ, गुड़ के रोग कभी नहीं होते। चीनी खाओ, चीनी के रोग होते हैं। क्योंकि चीनी बनाने में, चीनी मिलों में 17 तरह के खतरनाक विष मिलाए जाते हैं, तब गन्ने के रस से चीनी तैयार होता है। तो चीनी के माध्यम से अगर 17 तरह के विष पियोगे तो यह शरीर कहां से झेलेगा। और तीसरी जो बड़ी बात है मधुमेह नाम की बीमारी के साथ, वो ये है कि हम संयुक्त परिवार में नहीं रहते। हाँ, जो लोग अपने माँ पिताजी को साथ में रखते हैं, दादा दादी को साथ में रखते हैं, इन परिवारों में मधुमेह के रोगी कम मिलते हैं। और जो लोग अपने माँ बाप को वृद्धा आश्रम में रखते हैं, उनको जरूर डायबिटीज होता है। ये पूरे आंकड़े हमने इकट्ठे किए। देखो, हंसने वाली बात नहीं है बहन जी, ये गंभीर बात है और मैंने आंकड़े निकाले हैं। हमारे हॉस्पिटल में जितने भी मरीज आते हैं डायबिटीज के, उनसे यही सवाल होता है सबसे पहले कि आप रहते हो तो आपके साथ कौन कौन रहते हैं। तो लिखेगा जी मैं हूं और मेरी पत्नी है और मेरे बच्चा है। ठीक है, उसको एक कैटेगरी में डाल देता हूं। जो लोग कहते हैं कि मेरे साथ मेरे पिताजी भी हैं, दादाजी भी हैं, दादी जी भी हैं, उनको एक कैटेगरी में रखता हूं। और इन दोनों को जब इकट्ठा करता हूं एक साथ कि कितने मरीज हमारे पास ऐसे आए जो दादा दादी और पिताजी के साथ रहने वाले हैं, उनकी संख्या बहुत कम होती है।
और जो केवल पति पत्नी और बच्चे वाले सबसे ज्यादा होते हैं। मैं इसी आधार पर कह रहा हूं, अगर डायबिटीज से बचना है तो मां पिताजी को वृद्धा आश्रम में मत भेजना, भेजा तो डायबिटीज हो जाएगा। तो एक दिन विश्लेषण किया कि संयुक्त परिवार में ऐसा क्या है जो डायबिटीज से हमें बचाता है। तो उसमें से चीजें निकल करके आई कि व्यक्ति जब एकल परिवार में रहता है तब मानसिक तनाव उसके पास बहुत होता है। हां, बहुत होता है मानसिक तनाव। बच्चा है, उसको स्कूल भेजना है, उसका मानसिक तनाव है। बच्चे के स्कूल ने बोल दिया आज पेरेंट्स डे है तो पेरेंट्स को आना है, पेरेंट्स को छुट्टी नहीं है जाने की, मानसिक तनाव में है। कभी कुछ घर में संकट आ गया, बड़ा फ्रिज लेना है, रेफ्रिजरेटर लेना है, वॉशिंग मशीन लेना है, पैसे कम पड़ रहे हैं, मानसिक तनाव है क्योंकि पड़ोसी के घर में है, मेरे घर में क्यों नहीं है। माँ पिताजी है, कभी बच्चे के मन की भाव को अगर माँ पिताजी जान जाएं कि मेरा बच्चा और पुतोह, बच्चे की बहू दुखी है इस बात के लिए कि हमारे घर में वॉशिंग मशीन नहीं है, तब पिताजी या माताजी जो वृद्ध हैं बुला के क्या कहते हैं, मेरे पेंशन का थोड़ा सा पैसा बचा हुआ ले लो ना, किस काम का है, मेरे किस काम का आएगा। मानसिक तनाव देखो चला जाता है। एक जो साहस आती है मन में जीवन जीने के लिए कि अरे पिताजी साथ में हैं, कुछ हुआ तो संभाल लेंगे, यह साहस मधुमेह से बचाता है। भय जब मन में उत्पन्न होता है तब डायबिटीज होती है। जब तनाव मन में उत्पन्न होता है तब डायबिटीज होती है। तो तनाव से बचना है, चिंता से बचना है तो संयुक्त परिवार में रहो। बच्चे हैं, पेरेंट्स डे आ गया, चलो ठीक है आपको समय नहीं है तो दादाजी चले जाएंगे, काम हो गया 1 मिनट में। पति पत्नी दोनों काम कर रहे हो, बच्चे घर पर हैं, कौन देखेगा, किस पर छोड़ के जाऊं। दिन भर ऑफिस में बैठे बैठे तनाव होते रहता है। बच्चे को पड़ोसी के भरोसे छोड़ के आया हूं, पता नहीं बच्चे क्या कर रहे होंगे। ये दिन भर जो आप मानसिक तनाव में रहते हो, यह मधुमेह पैदा करता है। अगर घर पे पिताजी या दादाजी हो, कोई चिंता नहीं है, अरे दादाजी है ना, 2 घंटा पिकनिक मना के आएंगे, रात को 12 बजे आएंगे, संभाल लेंगे, मां है ना घर पर। यह जो भाव आपके मन में उत्पन्न करता है निश्चिंत होने का, तनाव मुक्त होने का, यह आपको डायबिटीज से बचाता है। इसलिए हमने कंक्लूजन निकाला कि संयुक्त परिवार में रहने वालों को क्यों डायबिटीज कम होता है और एकल परिवार वालों को क्यों ज्यादा होता है। तो डायबिटीज से बचना है तो ये काम करो, पिताजी माताजी दादाजी को वृद्धाश्रम मत भेजना, वरना जितना बचाया ना भेज करके ये डायबिटीज सब वसूल लेगा। हाँ, और जिंदगी भर ब्याज की तरह महीने महीने लेते रहेगा। महीने के 500 रुपए की दवाई, 1000 रुपए की दवाई, 2000 की दवाई, ये चलता रहेगा, कभी जिंदगी में पूरा होने वाला नहीं है। और एक दिन ऐसा आएगा कि मधुमेह की जो है एंटीबायोटिक खाते खाते आपकी किडनी खत्म हो जाएगी, यही होने वाला है। तो इससे बचना है तो ये सब काम करो आप। तेल पर भी थोड़ा विचार कर लो, तेल भी बड़ा खतरनाक है। तेल के नाम पर हमारे देश में रिफाइन बिकता है और विज्ञापनों में रोज यही बात की जाती है, तेल का मतलब ये ब्रांड अच्छा, तेल का मतलब ये ब्रांड अच्छा, तेल का मतलब सफोला अच्छा, तेल का मतलब फॉर्चून अच्छा। ईमानदारी से बात बताऊं, सफोला तेल नहीं बेचता, रिफाइन बेचता है। इस शरीर को रिफाइन नहीं तेल की जरूरत है। फॉर्चून तेल नहीं बेचता, रिफाइन बेचता है। इस शरीर को रिफाइन की जरूरत नहीं, तेल की जरूरत है। तेल और रिफाइन अंतर है। रिफाइन कभी तेल नहीं हो सकता। तेल का कोई भी गुण रिफाइन में नहीं है। कभी भी भूल के रिफाइन ऑयल मत बोलना, क्योंकि रिफाइन तेल नहीं होता। तेल के क्या गुण होते हैं? तेल के 4 गुण होते हैं। तेल का पहला गुण है चिपचिपा होना। आप घानी जाओ, अपनी आंखों के सामने जो है किसी भी तिलहन से तेल निकाल लो, आप अंगुली में रखो, यूं करोगे तो तार बनेगी। हाँ, तार बनेगी। तार बनना समझते हो ना? हाँ, तार बनेगी। इतना चिपचिपा होता है। रिफाइन को कभी रख के इसे करो, कभी तार नहीं बनेगा, क्योंकि चिपचिपा नहीं होता, यानी तेल नहीं है, तेल का गुण नहीं है। हाँ, तेल गाढ़ा होता है। घानी में जाओ कभी,
सरसों का एक बूंद यहां पर रखो और मसलो, एकदम मोटा लुब्रिकेंट की तरह घूमेगा। और रिफाइन को रखो, पानी की तरह पतला रहेगा। यानी रिफाइन के पास तेल होने का दूसरा गुण भी नहीं है। अब तीसरी बात पर आ जाओ। तेल अगर मूंगफली के दाने का है तब मूंगफली के रंग का होगा, नारियल का है तो नारियल के रंग का होगा, है ना। जिस अनाज से, तिल से अगर निकला है, उजला तिल से निकला है तो उजला तेल होगा, काला तिल से निकला तो काला होगा, लाल तिल से निकला तो लाल होगा। रिफाइन का कौन सा रंग होता है? रिफाइन का आप सब ब्रांड लेकर के आ जाओ, सब में देखोगे एक ही रंग का होता है। यानी तेल का रंग भी नहीं है रिफाइन के पास। और अंतिम बात, मूंगफली का तेल है तो मूंगफली की खुशबू होती है, सरसों का तेल है तो सरसों की खुशबू आती है उसमें, नारियल का तेल है तो नारियल की खुशबू आती है उसमें। रिफाइन में खुशबू होती है क्या? कोई खुशबू नहीं होती है इसमें। यानी तेल होने के 4 गुण हैं तेल के पास। तेल के पास 4 गुण हैं, चिपचिपा है, गाढ़ा है, सुगंध वाला है, रंग वाला है, इसलिए वो तेल है। और रिफाइन के पास ये चारों गुण नहीं है, फिर रिफाइन को आप कैसे कह रहे हो तेल है? और तेल के नाम पर खा रहे हो रिफाइन। तो तेल खाना शुरू कीजिए, रिफाइन से मुक्ति पालो आप। डायबिटीज नहीं हुआ है, नहीं होगा, और अगर हो गया है तो मदद मिलेगा आपको डायबिटीज खत्म करने में। तो तेल के नाम पर तेल खाइए, रिफाइन मत खाइए। अब आपका जो यह भूगोल है, मोरबी का जो भूगोल है, इस भूगोल में मुझे लगता है तिल का तेल सबसे उत्तम है आपके लिए। 12 महीने आप तिल का तेल खा सकते हो आप। हाँ। दूसरे नंबर पर जो मुझे लगता है कि यहां अच्छा है वह है सरसों का तेल। तीसरे नंबर पर जो अच्छा है वो है मूंगफली का तेल। 2 तेल से बचना, वो आपकी जलवायु के लिए एकदम उल्टा है। पहला सूर्यमुखी का तेल एकदम उल्टा है, और दूसरा जो है सोयाबीन का तेल, ये एकदम उल्टा है। ये 2 तेल कभी मत खाओ आप इस भूगोल में रहते हुए। आपका जो गुजरात मोरबी ये जो पूरा क्षेत्र है ना, इसमें। और चौथे नंबर पर अगर कुछ रखना है तो नारियल का तेल रखो आप। एक और अनाज है, अलसी कहते हैं, आपके गुजराती में नहीं मालूम, अलसी बोलते हैं। अलसी का भी तेल आपके भूगोल के लिए बहुत ही अच्छा है, उसको भी आप जो है 5वें स्थान पर रख सकते हो आप। तो इस तरह से आपको खाने के लिए 5 तरह के तेल हैं, जो मर्जी खा लीजिए। लेकिन सूर्यमुखी और सोयाबीन अगर खाया, मैं गारंटी देता हूं बुढ़ापे में अर्थराइटिस होगा आपको। आपके शरीर का पूरा लुब्रिकेंट ये सुखा देगा दोनों तेल। ये गर्म जलवायु के लिए नहीं है, यह उस जलवायु के लिए है जिस देश का जो एवरेज तापमान है वह 15 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे होता है। उन राज्यों के लिए अच्छा है, उन देशों के लिए अच्छा है। लेकिन आपके यहां 15 डिग्री से नीचे मुझे लगता है साल के 3-4 महीने ही होते होंगे, उससे ज्यादा नहीं होता होगा। अच्छा, 3 दिन तब तो बिल्कुल कल्पना ही मत करो आप सूर्यमुखी खाने का और ये सोयाबीन खाने का। तो शुद्ध तेल खाइए आप। अगर इतना काम आपने कर लिया तब डायबिटीज खत्म होने में अच्छी मदद मिलेगी। और हो गया है, जड़मूल से अगर इसको हटाना है तो एक वनस्पति आती है हमारे देश में जिसको कहते हैं सप्तरंगी। यह जो सप्तरंगी वनस्पति है बहुत अद्भुत वनस्पति है, बहुत ही अद्भुत है। 2014 में इसकी खोज हमने की थी कि सप्तरंगी को अगर गौमूत्र में मिला दो, माइक्रो लेवल्स में, बहुत सूक्ष्म मिलाई जाती है। 10 लीटर अगर गौमूत्र है ना तो उसमें मुश्किल से 5 ग्राम से लेकर 10 ग्राम मिलता है। माइक्रो लेवल्स में अगर मिला दिया जाए तब इससे डायबिटीज जड़ मूल से खत्म होता है। 2013 के पहले भारत में सप्तरंगी नाम के इस वनस्पति को कोई नहीं पूछता था, लेकिन जैसे ही इसको पंचगव्य विज्ञान में ला करके थोड़ा सा हमने प्रचारित किया, सारे मल्टीनेशनल कंपनियों ने पूरे जंगल के जंगल खरीद लिए सप्तरंगी के। अब हमें ही सप्तरंगी नहीं मिलता है, यह हालत हो गई है।
तो सप्तरंगी का अब विकल्प मैं ढूंढ रहा हूं और विकल्प मिल गया है। तो कुछ दिनों में सप्तरंगी से भी हम मुक्त हो जाएंगे, उनको ले जाने दो। इस राष्ट्र में इतने तरह के छोटे छोटे वनस्पति और घास हैं जिनको गमले में उगा करके हम सारा काम कर सकते हैं, जंगल की जरूरत ही नहीं है। अद्भुत है यह राष्ट्र। जो काम बड़े पेड़ से हो सकता है छोटी वनस्पति से भी हो सकता है, उसकी खोज कर ली है। कुछ दिनों में जैसे ही सप्तरंगी बंद होगा हमारे पास रास्ता तो खुला है इसमें से। अभी मिलता है तो आप सप्तरंगी मिला हुआ गोमूत्र अर्क पीजिए। 2 से 2.5 साल तक अगर आपने लगातार इसका सेवन कर लिया तो यह जड़ मूल से आपके शरीर से खत्म हो जाता है, फिर कोई औषधि की जरूरत नहीं पड़ती। डायबिटीज का स्तर अगर 600 से ऊपर है तो आप ये सप्तरंगी अर्क और उससे बनी हुई जो घनवटी होती है, गोलियां होती है, उसके साथ अगर इसका चूर्ण अगर आपने ले लिया और 600 से ऊपर भी डायबिटीज रहने दो, 15 दिन के अंदर 200 के आसपास आ जाता है। ये सैकड़ों मरीजों पर करके देखा है। और अगर गलती से आपने कंटिन्यू कर दिया इस चूर्ण को, तब लो में भी चला जाता है। इसलिए बड़ी सतर्कता के साथ जो है किसी भी गव्य सिद्धर के साथ जांच करा करके ही लेना चाहिए। तो इस तरह से डायबिटीज आप तो निपटा सकते हो। डायबिटीज के लिए जो सबसे अच्छी दवा दुनिया में मानी जाती है वह माना जाता है लाल चावल। रेड राइस इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर द डायबिटीज। ये भारत का शोध नहीं है, यूरोप का शोध है। यूरोप के मेडिकल जर्नल में मैंने पढ़ा वो शोध रिपोर्ट। एलोपैथी का मेडिकल जर्नल निकलता है यूरोप से हर साल, उसमें पढ़ा रेड राइस इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर द डायबिटीज। भारत में लाल चावल होता है, 1600-1700 तरह की प्रजातियां हैं भारत में लाल चावल की, लेकिन हम घिस घिस के खाते हैं। ये चावल को घिसना छोड़ दो, डायबिटीज तो ऐसे ही खत्म होता है। और दूसरी जो अच्छी दवा है डायबिटीज के लिए वह है जैविक गुड़। 10 ग्राम अगर नियमित रूप से जैविक गुड़ आप खाओ, कभी डायबिटीज नहीं होता। डायबिटीज के लिए एक और अच्छी दवा है गन्ना। गन्ना का रस पियोगे डायबिटीज बढ़ सकता है, लेकिन गन्ने को खाओगे तो डायबिटीज घट जाता है। थोड़ा सा अंतर है, गन्ना का रस पीना और गन्ना को चूस के खाना। गन्ना को चुसाया मैंने कुछ डायबिटीज के मरीजों को कि गन्ने को चूस चूस के खाओ, और फिर चेक किया डायबिटीज गिर गया, और उसी गन्ने से रस निकाल करके पिलाया, डायबिटीज बढ़ गया। तो गन्ना चूस चूस के खाइए, रस मत पीजिए। रस पियोगे संकट है, चूस के खाओगे संकट जाने वाला है। तो इतना काम अगर आप कर लो तो डायबिटीज तो खत्म ही होने वाला है। डरना मत। हाँ, 200, 300, 400, 500 डायबिटीज हो जाए, कभी डरना मत, कभी मत डरना। कुछ नहीं होता। व्यक्ति भय से मरता है, बीमारी से नहीं मरता। भय, डॉक्टर भय पैदा करता है। 600 डायबिटीज, अरे हॉस्पिटलाइज हो जाओ। अरे कोई जरूरत नहीं है। हमारे बहुत सारे मरीज 600 डायबिटीज में तो कार चलाते और मोटरसाइकिल चलाते फिरते घूमते हैं। डरो मत, लेकिन लापरवाह भी मत रहो। सचेत रहो शरीर के प्रति, तो सारा संकट निपट जाने वाला है। और 150, 200, 250 डायबिटीज कोई डायबिटीज नहीं होता है। हाँ, ये तय मान लो। इसमें केवल भोजन में परिवर्तन कर लो, ये तो खत्म हो जाता है। भोजन में परिवर्तन मतलब व्हाइट चावल मत खाओ, 5 जो सफेद जहर बताया उससे मुक्ति पा जाओ, ये तो ऐसे ही खत्म हो जाता है। तो डायबिटीज में तो इतना ही अभी। अब आगे जो है वो बहुत सारे प्रश्न आए हैं। बाल बहुत गिरते हैं। हाँ, आपके मोरबी में तो बाल सबके ठीक दिख रहे हैं मुझे। कोई गंभीर बीमारी लेते हैं? देखो, संक्षिप्त में बताता हूं। बाल अगर झड़ रहे हैं ना, तो उसकी समस्या जठर के पास है। ये जठर की अग्नि जो है ना असंतुलित है, जिसके कारण बाल झड़ते हैं। तो सुबह छाछ पियो आप, जो भोर ही मट्ठा पियत है, जीरा नमक मिलाए, बल बुद्धि बढ़त है, तासे सब रोग जरी जाए। क्या चाहिए? आप सुबह छाछ पीना शुरू करो, आपका जठर संतुलित हो जाएगा, बाल नहीं झड़ेंगे। और बाल झड़ रहे हैं तो मट्ठा लगाइए बाल में, मट्ठे से बाल धो आप,
शैम्पू को किनारे कर दो, मट्ठे से बाल धो तो बाल की रुस्सी डैंड्रफ एक बार में जाती है। और इतना भी नहीं कर सकते तो गोमूत्र से बना हुआ एक शैम्पू है, लेके जाओ और बालों में तेल की तरह लगाओ रात को, और कपड़े से बांध लो और सुबह धो लो। 10-15 दिन तक जितने बाल कमजोर हैं वो तो निकल जाएंगे, और निकलने के बाद उसमें से नया बाल आएगा। और जो उजला हो गया, आगे नहीं होगा। उजला हो गया उसको काला नहीं करेगा, लेकिन जो बच गया उस